इसमें जो जज का भी फैसला था ना, वैसे तो बड़ा वो कंपैशनेट सोच समझ के उसने जजमेंट दी है। लेकिन ये जो बात हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ इंस्टीट्यूशंस है, अभी तक भी समझते नहीं है कि ये जो कृपान है ना, ये कृपान है, ये नाइफ़ नहीं है। और जो कृपान जो लफ़्ज़ है ये अ, इसमें 2 वर्ड्स है, एक तो कृपा, कृपा की जो ग्रेस होती है और दूसरी आन, कृपान जो कि डिफेंस करना है। तो ये कृपान कृपान है, इट्स नॉट अ नाइफ, ठीक है ना? और इसका एक तरह की शेप है और इसको जिस तरह अपने पंच ककार होते हैं उसके साथ उस आपने डालना है। ये नहीं कि आप अकेले ही वो कृपान लेके जा पड़े, ऐसा नहीं है। आप पंच ककार के साथ होता है। इसके अलावा ये जो लड़का था इसके पास एक और हथियार था, वो था अपने अफगान पेशकाब। अब वो अभी-अभी उन्होंने दिखाना शुरू किया है। पहले-पहले तो पहले हफ्ते में वो सिर्फ़ ये जो सिखों की कृपान होती है वो दिखाते रहे हैं। लेकिन उस कृपान के साथ तो हमला किया ही नहीं उसने। और आज तक भी कहीं भी दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम्पल नहीं है कि जो सिखों के जो पंज ककार है, उनमें से जो एक कृपान कि उसका इस्तेमाल किया गया है किसी को मारने के लिए। आगे पहले कभी नहीं हुआ है ये। ये जो कृपान का जो सिलसिला है ना, ये पंज ककार के साथ जो ये सिग्निफाई करता है कि इज सेल्फ रिस्ट्रेंट, डिग्निटी, सेल्फ रिस्ट्रेंट। और कृपान को सिर्फ आपने डिफेंस के लिए, अच्छी बातों के लिए, नोबली इसको यूज करना है। औरतों पे हमला हो रहा है, लड़कियों पे और बच्चों के हो रहा है, उसलिए आपके लिए आप इट्स अ रिमाइंडर फॉर द टाइम्स व्हेन यू स्टूड फॉर जस्टिस। टू-टियर सिस्टम इसलिए नहीं है। जितनियां भी सर्वेज हैं, थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं, वो सभी ये साबित करती हैं कि स्ट्रक्चरली इंस्टीट्यूशनली जो रेसिज्म है वो इंस्टीट्यूशंस में है, ठीक है ना? एक भी रिपोर्ट नहीं है जो ये साबित करती है कि वाकई जो रंगदार लोग हैं, जो औरतें हैं जिसके रेप का केस है, या कोई डिसेबल्ड आदमी है, जो होमोसेक्सुअल आदमी है, कि उसकी तरफ उनको मानने को वो पहले जाते हैं। ये देयर इज नो एविडेंस। ये लोग ये समझते हैं कि अगर टॉमी रॉबिन्सन इस वक्त एक एशियाई कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, तो हम इसके साथ लड़ जाते हैं, तो हम वी विल बी सेफ। और इस वक्त वो जो टारगेट कर रहा है वो मुसलमानों को कर रहा है, ठीक है ना? तो इनमें से कोई शक नहीं है कि कुछ माइनॉरिटी फ्रिंज एलिमेंट है सिखों में भी, जो ये सोचते हैं कि देखिए जी कि हमारे साथ मुसलमानों के साथ टकरा रहा है, तो हम इसके साथ लड़ जाते हैं। वो भूल जाते हैं, मैं वक्त अब कम है, वो भूल जाते हैं कि जो रणजीत सिंह, महाराज रणजीत सिंह को इतना मानते हैं, उनकी जो बैकबोन थी ना, वो जो अपने फ़कीर ब्रदर्स थी, फ़कीर अपने इमामुद्दीन, अज़ीज़ुद्दीन और निरूद्दीन, वो जो गद्दारी हुई है उसके उसके राज में, वो मुसलमानों ने नहीं की। मुसलमान वो स्टॉलवर्ट टोटल सपोर्टर्स। और ये इस गलतफहमी में ना वो सपोर्ट करने शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि मुसलमानों के बाद वो टारगेट करेंगे सिखों को। फर्स्ट दे केम। और मैं इसको दोहराना चाहता हूँ, ये समझने की बात है कि जिस जो भी लोग सोचते हैं कि अब तो हम तो ठीक है, ये मुसलमानों की बात है, ये उनकी बात है, हमारी बात नहीं। उसने ये बोला, उसने कहा कि पहले तो वो हो जो हिटलर वाले लोग थे, जो नाज़ीज़ थे, पहले वो सोशलिस्ट के तरफ आए उनको मारने के लिए। तो मैं चुप रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था, मैं तो कम्युनिस्ट नहीं था। उसके बाद वो ट्रेड यूनियंस के पास आए उनको मारने के लिए। मैं फिर चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियंस नहीं था। उसके बाद तीसरी दफ़ा वो जूस के तरफ आए, यहूदियों को उन्होंने टारगेट किया और मैं फिर चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फाइनली वो मेरे पास आए, मुझको मारने के लिए आए और फिर कोई नहीं बचा था मेरे के लिए बोलने के लिए। और ये हाल होगा, या फार राइट के साथ ये हाल होगा कि अगर आप चुप रहेंगे ना, आप बोलेंगे नहीं, तो धीरे-धीरे दे विल गो फॉर एवरीवन। अब इसके सबसे जो अच्छी मिसाल है ये है कि जो अमेरिका में हिंदू फाउंडेशन है, हिंदू फाउंडेशन जो कि ट्रंप को सपोर्ट कर रही थी, अब वही ट्रंप है जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ हो गया एंड द हिंदू फाउंडेशन इज रिग्रेटिंग इट। दिस इज हैपनिंग देयर। हेलो, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू दिस इनिंग पॉडकास्ट सीरीज लंदन वार्ता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मेरा नाम परवेज आलम है, मैं लंदन में हूं और मेरे जो मेहमान हैं वो भी लंदन में हैं लेकिन ऑनलाइन। प्रोफेसर सतविंदर जस लंदन के बहुत ही मशहूर किंग्स कॉलेज में लॉ के प्रोफेसर हैं। आप ऑथर भी हैं, लॉ पर कई किताबें लिखी हैं। इसके अलावा आप लंदन के हाई कोर्ट में एक बैरिस्टर की हैसियत से भी अपीयर होते हैं। और सबसे दिलचस्प और अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मैं आपको जानता हूँ इसलिए कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पर इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं। प्रोफेसर जस,
कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, आपने बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे, तो बड़ी खुशी की बात है। जो बात करने जा रहे हैं वो है ब्रिटेन में रेस रिलेशंस का थीम है हमारा। इसलिए कि ऐसा कुछ हुआ है कि वाटर शेड मोमेंट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ऐसा कुछ हो गया इसी साल, इसी महीने, जून में, सन 2026 में। और वो है हेनरी नोवाक का केस। एक 18 साल के लड़के का कत्ल होता है, मर्डर होता है साउथहैम्पटन में, जो एक इंग्लिश टाउन है। और उसके बाद सज़ा का ऐलान होता है। जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर है, उसका नाम है विक्रम दिगवा। 23 साल का ये सिख नौजवान है। और जो 18 साल का हेनरी नोवाक है, वो एक वाइट मेल है, गोरे रंग का, गोरा, इस मुल्क का अंग्रेज। उसका कत्ल होता है। लेकिन उसके बाद पूरे मुल्क में एक हंगामा है। पॉलिटिकल लेवल पे ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेके जितने कैबिनेट के लोग हैं वो उस पर बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में, दुनिया भर में भी उस केस को रिपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्रोफेसर सतविंदर जस, कि ये एक सिंपल मर्डर केस क्यों नहीं है, ये इतनी पॉलिटिकल डिमेंशंस क्यों ले चुका है ये केस? तो वैसे साहब ये बहुत एक शर्मनाक और दुःख भरी बात है और इस केस में देखिए कत्ल होता है, मर्डर्स होते हैं, लेकिन इस केस में जो भी अ, खराब हो सकता था ना, कुड गो रॉन्ग, इट हैज़ गॉन रॉन्ग। तो जो बढ़िया डायमेंशंस जो ये हैं कि एक तो कत्ल हुआ है, कत्ल भी बड़ा बुरा हुआ है क्योंकि ये सिख लड़का था। तो ये इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सिख लड़के ने गुस्से में कृपान अपनी निकाल के किसी को मारा हो। और हकीकत ये है इस केस में उन्हें कृपान नहीं निकाली, लेकिन शुरू-शुरू में यही बात होती थी कि उसने कृपान के साथ कत्ल किया है। सो पहले तो ये बात है कि कत्ल कैसे हुआ है। लेकिन दूसरी बात है कि जब वहाँ पुलिस पहुँचती है, तो पुलिस का भी अपने इतना उनका जो नाटक ही बन जाता है, इतना बुरी तरह वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं कि वो बेचारा लड़का 9 दफ़ा कह रहा है कि आई कांट ब्रीथ, 4 दफ़ा कह रहा है आई बीन स्टैब्ड। तो अगर आपको सच बताऊँ, हकीकत में जो मुझे ये इसका फुटेज मिला रात को, तो मैं रो पड़ा कि उसको आवाज़ आ रही है। जब वो कह रहा है कि आई कांट ब्रीथ, तो पुलिस ऑफिसर बोल रहा है आई डोंट बिलीव यू। तो ये पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए भी इट हैज़ गॉन कंप्लीटली रॉन्ग। और 4 पुलिस ऑफिसर्स थे, 1 तो रिज़ाइन हो गया, उससे पहले उसने रिटायरमेंट दे दी, रेज़िग्नेशन दे दी। दूसरे 3 जो है उनको उनको उन्होंने ड्यूटी से उठा लिया गया है। और अब बहुत बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये पुलिसिंग जो है ये किस तरह है, ये इतने गलत हो स्टेप्स कैसे ले सकते हैं। मैं दरअसल यहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी इजाफा करना चाहता हूँ, ये बात कहनी भी बहुत ज़रूरी है कि इस मामले में होता यह है कि पुलिस एक जो गोरा नौजवान है उसकी बात पे यकीन नहीं करती। एक जो देसी ओरिजिन का है या इंडियन ओरिजिन का है या जो सिख ओरिजिन का है, जिसका नाम है विक्रम दिगवा, उसकी बात पर जाते हैं। और उसके पीछे की कहानी यह है कि विक्रम दिगवा के भाई ने फ़ोन किया था पुलिस में और ये कहा था कि एक गोरे ने रेसिस्ट अटैक किया है मेरे भाई पे। और पुलिस ने उस बात को मान लिया, जबकि जो इसमें विक्टिम है वो हेनरी नोवाक था, जिसके चाकू लग चुके थे, जो सांस नहीं ले पा रहा था। और पुलिस वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तो ये जो एक एलिमेंट है इस मुल्क को पूरा शॉक में एक तरह से लाकर खड़ा कर देता है। ये बात ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है क्योंकि ये जो ठीक इस तरह नहीं है क्योंकि इसके जो जो इल्ज़ाम लगाया गया है, वो ये है कि यहाँ 2 टियर पुलिसिंग चल रही है, तो डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। अगर कोई अंग्रेज़ पे हमला होता है रंगदार आदमी आदमी से, तो पुलिस ऐसे करती है कि वो 2 टियर पुलिसिंग के साथ वो अंग्रेज़ को नहीं मानती, अपने रंगदार आदमी को मान जाती है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आप फैक्ट्स को देखें, जैसे आपने फरमाया है, ये जो पहला टेलीफ़ोन कॉल होता है, वो उसका विक्रम का जो भाई है, वो करता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ 2 आदमी होते हैं, एक तो उसका भाई गुरप्रीत जिसने फ़ोन किया था, दूसरा विक्रम, और ये दोनों ही बोलते हैं कि देखिए हम पे हमला हुआ है। तो पुलिस के सामने ये 2 आदमी बोलते हैं कि देखिए हम पे हमला हुआ है, एक बोलता है कि नहीं, नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में हालात में मुमकिन था कि पुलिस ने ज़रूर उन्होंने जो अपने फॉर द टाइम बीइंग सर्टेनली वो जो कंप्लेनेंट था कि जो इसने कंप्लेन किया था, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना था शुरू के कि हम आपको देखिए कि हम आपको मानते हैं।
गलती जो ये होती है कि जब वो लड़का बोलता है कि आई बीन स्टैब्ड, तो वो बोलते हैं नहीं, वेयर हैव यू बीन स्टैब्ड मेट, आई डोंट बिलीव यू। और दूसरी बात जो कि न्यूज़ में खबरों में नहीं निकली है, जो वहाँ औरत थी ना, जो पुलिस वुमन पुलिस ऑफिसर थी, वो ऐसा बोलती है कि अगर ये लड़का जो अपने विक्रम है, अगर ये बोलता भी है कि नहीं नहीं मैंने तो स्टैबिंग नहीं की है, हमारी ये ड्यूटी बनती है टू इन्वेस्टिगेट, वो बोलती है ऐसा, लेकिन वो करते नहीं है इन्वेस्टिगेट। सो उसको पता था कि हमने इन्वेस्टिगेट जरूर करना। सो ये बात बिल्कुल नहीं बनती है कि देखिए उनको कोई डायरेक्टिव था कि देखिए आपने सिर्फ रंगदार आदमी को मानना है, दूसरे को नहीं मानना है। तो मुझे बता दीजिए फिर आपकी नज़र में इस पर इतना तेज रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्या वजह है? पूरी यूके में जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उसमें राइट विंग पार्टियां तो बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्यों, क्या एतराज़ है उनका? देखिए, जो अपने पहला तो इतराज़ जो समझदार लोग हैं, वो जो वाजिब सही एतराज़ है वो ये है कि ये किस किस्म की पुलिसिंग हुई कि वो लड़का बोल रहा है 9 टाइम्स कि देखिए मुझे ब्रीदिंग नहीं हो रही है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। ये तो ज़ाहिरन बात है, कोई भी आदमी जो देखता है तो समथिंग वेरी बैडली हैज़ गॉन रॉन्ग। लेकिन जो दूसरी बात है, ये जो टू टियरिंग पुलिसिंग का ना है ना, ये लोग समझते नहीं हैं कि दिस इज़ एन अटेम्प्ट, ये कोशिश है कि आज से 30-40 साल पीछे जाने का, कि जो जो हमने अपने बैटल्स लड़ी थी और हमने जीती थी, कि देखिए रंगदार लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है, वो उधर वापस ले जाना चाहते हैं। मैं थोड़ी सी बात समझना चाहता हूँ यहाँ पे कि टू टियर सिस्टम पुलिस का तो बुरा तो है, मगर ये कि क्या वाकई टू टियर सिस्टम ब्रिटेन में है या नहीं, हम पहले तो इस बात को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया कि ब्रिटेन में एग्जैक्टली यही एलिगेशन है, जो राइट विंग पार्टीज़ हैं और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे जो भी क्रिटिक्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के, और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ रहती हैं, जिसमें कि इंडिया से आने वाले हिंदू मुसलमान सब तरह के मज़हब के लोग हैं, इसके अलावा दूसरे देशों से आने वाले लोग हैं, काले हैं साउथ अफ्रीका से और फिर दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज से, कैरिबियन मुल्कों से आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं एक तरह से वो गोरे नहीं हैं, उनको हम कालों की कैटेगरी में डाल सकते हैं, नॉन वाइट कह सकते हैं। उन सब पर एक तरह से शक की नज़र से देखा जा रहा है, उंगलियां उठ रही हैं कि उनके साथ में फेवरेटिज्म होता है, पुलिस उनके साथ में फेवर करती है। टू टियर सिस्टम है, मतलब ये कि एक गोरे की बात पे यकीन न किया जाएगा और एक जो नॉन वाइट है उसकी बात पे शायद ज़्यादा यकीन किया जाता है। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, जो विदेश मंत्रालय, वो तक इस मामले में ब्रिटेन को क्रिटिसाइज कर रहा है आज की तारीख में कि ये आपने बहुत गलत किया, आपके यहाँ जो टू टियर सिस्टम है ये गलत है। पहले तो हम ये इस्टेब्लिश कर लें, आप लॉ के प्रोफेसर हैं, क्या ब्रिटेन में टू टियर सिस्टम है पुलिस का? नहीं है, इसकी इसका जवाब मैं 2 तरह दे सकता हूँ। पहली बात तो ये है, टू टियर सिस्टम इसलिए नहीं है, जितनियाँ भी सर्वेज़ हैं, थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं, वो सभी ये साबित करती हैं कि स्ट्रक्चरली, इंस्टीट्यूशनली जो रेसिज़्म है, वो इंस्टीट्यूशंस में है। ठीक है ना? एक भी रिपोर्ट नहीं है, जो ये साबित करती है कि वाक़ई जो रंगदार लोग हैं, जो औरतें हैं जिसके रेप का केस है, या कोई डिसेबल्ड आदमी है, जो होमोसेक्सुअल आदमी है, कि उसकी तरफ उनको मानने को वो पहले जाते हैं। ये देयर इज़ नो एविडेंस। पहली बात तो ये है कि स्ट्रक्चरली देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो एविडेंस एट ऑल। दूसरी बात ये, आपने शुरू पे ये फरमाया था कि दिस इज़ अ वाटरशेड मोमेंट। बिल्कुल, जस्ट लाइक द स्टीवन लॉरेंस। अब देखिए, अब स्टीवन लॉरेंस के केस में वहां स्पॉट पे 6 विटनेसेस थे। जरा सा बता के समझा के चलना पड़ेगा अपने बहुत सारी ऑडियंस को, इसलिए कि हो सकता है वो रात दिन यूके के बारे में ना सोचते हों। स्टीवन लॉरेंस का जो केस है उसकी तरफ इशारा ये है कि ये 1993 में एक काला ब्लैक नौजवान, कम उम्र का और स्टूडेंट, और उसका मर्डर होता है, और जो मर्डर करने वाले हैं वो गोरे लोग हैं, गोरे लड़के हैं, और उसके बाद में होता यह है कि कुछ टेक्निकल ग्राउंड पर उनको पकड़ा नहीं जाता है या उन पर मुकदमा नहीं चलता, उस वक्त लगता है, उसके बाद में फिर मुकदमा चलता है, फिर सज़ाएं होती हैं, और फिर आज होता यह है कि सोचिए 1993 का केस है, लेकिन वो वाटरशेड मोमेंट वो भी था इस मुल्क की तारीख में। उसके बाद फिर इतने इन्वेस्टिगेशंस हुए, कमिटीज़ बैठी, और उसके बाद में पुलिस को रिफॉर्म किया गया, जो लॉज के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जहाँ पे कहीं जो नॉन वाइट्स हैं उनके साथ में कुछ खतरा हो सकता था या उनके साथ में भेदभाव हो सकता था, उनको भी इम्प्रूव किया गया।
ठीक बात है। तो ये है स्टीवन लॉरेंस का केस। आप ये कह रहे हैं कि ये केस भी उसी तरह का है, लेकिन दूसरे सेंस में। बिल्कुल, देखिए उस वक़्त वो 6 अंग्रेज़ लड़के थे जिन्होंने इस काले लड़के को अ, चाकू के साथ उसको मार दिया। तो उन 6 में सिर्फ़ 2 थे जिसने कन्विक्शन हुई और उसकी वजह भी यही थी कि जब पुलिस वहाँ पहुँची, उन्होंने बिलीव नहीं किया, उसने सोचा ये तो काला है। अब इससे भी बेहतर आपको मैं मिसाल दे सकता हूँ, आज 4 जून का दिहाड़ा है। टुडे आज का दिन ये 50वाँ एनिवर्सरी है अपने गुरदीप सिंह चग्गर के मारने का, जो कि साउथ हॉल में अपने ब्रॉडवे पे सिनेमा के सामने उसको, वो भी 18 साल का था, उसको भी चाकू के साथ मारा गया था। तो जब वहाँ पुलिस पहुंची तो पुलिस ने कहा कि इट ही वाज जस्ट एन एशियन। इस हद तक कि ये हमारा एक बड़ा बहुत मशहूर एक्टिविस्ट है यहाँ, सुरेश ग्रोवर। तो वो बोल रहा है, उसने लिखा है अपने एक आर्टिकल के द पूल ऑफ ब्लड दैट चेंज माय लाइफ। वो जब जब पहुंचता है तो बोलता है कि क्या हुआ है, तो वो कहते हैं पुलिस वाले, मूव अलोंग, इट इज जस्ट इंडियन ब्लड। सो और आज के इस सिचुएशन को आज के दिन में देखिए तो आज के जो फिगर्स हैं वो साबित करती हैं कि अगर आप काले हैं तो आपका ट्वाइस एज बिगर चांस ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और जब स्टॉप सर्च होता है तो अप टू 7 टाइम्स लॉन्गर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। अगर आप मुसलमान हैं तो वंस यू आर स्टॉप्ड, देयर इज अ मच बिगर चांस ऑफ बीइंग सर्च्ड। सो ये जो इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म जो को फ्रेज अपने लॉर्ड मैकफर्सन ने बरता था उस टाइम 1993 में मैकफर्सन इंक्वायरी में, वो आज तक भी है। सो जितनी भी अपनी सर्च सर्विस हैं वो यही साबित करती हैं कि नथिंग मच हैज चेंज्ड। आप ये कह रहे हैं कि और जो नथिंग मच हैज चेंज, मतलब ये कि जहाँ जो नॉन वाइट्स हैं, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं इस मुल्क में रहते हैं, जिसमें कि अभी जैसे हमने जिक्र किया इंडिया से आने वाले हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और भी दूसरे मुल्कों से जो आने वाले लोग बाग हैं, उनकी शिकायत ये है कि रेसिज्म इंस्टीट्यूशनल है। पुलिस में बहुत बार उनके साथ में भेदभाव होता है। अभी आपने मिसाल दी कि जो स्टॉप एंड सर्च के मामले होते हैं कि अचानक पुलिस आपको रास्ते में कहीं रोक लेती है, और वो केसेस आमतौर पर जो नॉन वाइट्स हैं उनके साथ में ज़्यादा होते हैं। इस तरह के आंकड़े हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक दूसरी तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ। अभी आपने एक साउथ हॉल के केस की बात की, लेकिन मैं तो बहुत ही लेटेस्ट एक केस की तरफ आता हूँ। ये अप्रैल में एक वर्डिक्ट आया। ये वॉल्सॉल नाम का एक छोटा सा टाउन है, बर्मिंघम से लगा हुआ है। वहाँ पे केस ये है कि एक एशपी नाम का नौजवान है, गोरा है, वाइट है, और उसने एक जो लड़की है जो 20s में है अपनी, उसका रेप किया, उसका गला घोटा, उससे सामान भी छीना, उससे पैसे भी छीने, और उसको इतनी बुरी हालत में ज़बरदस्त परेशान करके सेक्सुअल असॉल्ट करके भाग जाता है। और जब वो रेप कर रहा था तो उसको वो बार बार मुसलमानों के खिलाफ जो गाली दी जाती है वो सारी गालियां दे रहा था। ठीक बात है, लेकिन वो लड़की मुसलमान नहीं थी, वो सिख थी। इस गोरे को ये भी नहीं पता था कि ये लड़की सिख है, मुसलमान है, क्या है, लेकिन उसकी नफरत मुसलमानों के खिलाफ थी। आप थोड़ा बता सकते हैं कि उस केस में फिर क्या होता है? उस केस का और इस केस का फर्क है। फर्क ये है कि जब वो जॉन एशबी इस लड़की को देखता है, ढूंढता है, उसके मगर जाता है, उसको फॉलो करता है, बस के थ्रू फॉलो करता है, और ये समझ के कि ये मुसलमान लड़की है, होती वैसे सिख है लेकिन मुसलमान। जब उसके घर में जाता है, बाथ में उसको गर्म पानी में डोबता है, गला घूटता है, और जब उस पे उसकी इज्जत लूटता है तो वो यही बोलता है, उसको गाली देता है कि तू मुसलमान है, और वो बोलती है मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझसे ये ना कर। तो लेकिन वो कहता है नहीं, तू मुसलमान नहीं है। और तो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो इस्लामोफोबिक अब्यूज़ बरता है। दूसरी बात ये है कि उस शुरू से जब वो लड़की को देता है, उसकी ये इंटेंशन होती है कि मैं इनको उसको रेप करना है। क्योंकि एग्ग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस थे, वो एग्ग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस ये थी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस के मुताबिक कि वो उसने जो इस्लामिक अब्यूज़ जो उसने कहा, जो रेसिस्ट अब्यूज़ है, उसने एक्चुअली ज़ुबान से रेसिस्ट अब्यूज़ बोला है। यहाँ कोई रेसिस्ट अब्यूज़ नहीं है, यहाँ वो फॉलो नहीं करता है। यहाँ वो ठीक है, वो लेके अपने इश्तिहार अपने जो शास्त्र लेके जाता है, लेकिन उसका ये इंटेंशन नहीं होता है कि मैं आज किसी को मारना है।
तो जो होता है बहुत बुरा होता है, लेकिन ये फ़र्क है इस दोनों केसेस से। थोड़ा-सा फिर मुझे बता दीजिए, यहाँ पे इसलिए फ़र्क जब आप कह रहे हैं वो एक अलग केस है, लेकिन मैं उस केस का मैंने हवाला इसलिए दिया कि यहाँ विक्रम दिगवा नाम का जो है वो परपेट्रेटर है, वो सिख है लड़का। और वो एक 18 साल के वाइट नौजवान को, स्टूडेंट को, गोरे को जान से मार देता है। और अभी जो मैंने ये सब कुछ इसी साल हो रहा है और सब मतलब आसपास हो रहा है। ये जून की घटना है और मैंने कहा कि अप्रैल में ये वर्डिक्ट आया था एशबी केस का, जिसमें वो सिख लड़की को उसने रेप किया। तो क्या हो रहा है कि ये कई चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, यानी जो नॉन वाइट्स हैं, जो एशियंस हैं, उनके साथ में किस तरह की चीज़ें होती हैं, और साथ में अब दूसरी तरफ ये है कि कौन किस केस को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है, यहाँ पे ये बात आ जाती है। मैं आपसे कुछ और बात जानना चाहता हूँ। वो बात ये है कि ये जो विक्रम दिगवा है, ये कृपान लेके चलता है, इसलिए कि बार बार यहाँ अब इस मुल्क में इस बात पर सवाल किए जा रहे हैं कि क्या सिखों को इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो कृपान लेके चलें। इसके अलावा आपने खुद ही देखा, वो एक नहीं दसियों अखबारों में कृपान पे बाकायदगी से आर्टिकल हैं, फ़ोटो छपे हुए हैं, तरह तरह की कृपानें लगी हुई हैं, और इस बात को फैलाया जा रहा है तरह तरह से कि साहब ये क्या बात हुई कि एक कम्युनिटी को आप हथियार लेके चलने की इजाज़त दे देते हैं। तो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे समझा दीजिए कि वो कृपान जिससे मर्डर होता है, वो कैसी थी, और वो जो साथ में लेके चलने वाली होती है, वो कैसी थी? हाँ, देखिए इसमें जो जज का भी फैसला था ना, वैसे तो बड़ा वो कंपैशनेट सोच समझ के उसने जजमेंट दी है। लेकिन ये जो बात हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ इंस्टीट्यूशंस है, अभी तक भी समझते नहीं है कि ये जो कृपान है ना, ये कृपान है, ये नाइफ़ नहीं है। और जो कृपान जो लफ्ज़ अल्फ़ाज़ है ये इसमें 2 वर्ड्स है, एक तो कृपा कृपा के जो ग्रेस होती है, और दूसरी आन कृपान जो कि डिफेंस करना है। तो ये कृपान कृपान है, इट्स नॉट अ नाइफ, ठीक है ना? और इसका एक तरह की शेप है, और इसको जिस तरह पे पंच ककार होते हैं उसके साथ उस आपने डालना है। ये नहीं कि आप अकेले ही वो कृपान लेके जा पड़े, ऐसा नहीं है। आप पंच ककार के साथ होता है। इसके अलावा ये जो लड़का था, इसके पास एक और हथियार था, वो था अपने अफ़गान पेशकाब। अब वो अभी-अभी उन्होंने दिखाना शुरू किया है। पहले-पहले तो पहले हफ्ते में वो सिर्फ़ ये जो सिखों की कृपान होती है वो दिखाते रहे हैं। लेकिन उस कृपान के साथ तो हमला किया ही नहीं उसने। और आज तक भी कहीं भी दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम्पल नहीं है कि जो सिखों के जो पंज ककार है, उनमें से जो एक कृपान कि उसका इस्तेमाल किया गया है किसी को मारने के लिए। वो पेशकाब बरता है। और आपने ये सवाल किया है जो अपने गवर्नमेंट लोग भी हैगे, वो वाजिब सवाल है कि क्या व्हाट बिज़नेस डू यू हैव, आपकी क्या ज़रूरत थी कि आप बाहर से एक इतना बड़ा पेशकाब लेके जा रहे हैं। तो मुमकिन है कि तो आप तो यूज़ करेंगे कितने-कितने, जैसे अपने अमेरिका में भी वो बोलते हैं कि जितने जास्ती अपने वेपन्स हो आपके पास, तो धीरे-धीरे इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम समबडी विल यूज़ इट। तो इसने भी ऐसा ऐसा किया गया। तो बट इट इज़ नॉट कवर्ड बाय द लेजिस्लेशन। जो यहाँ लेजिस्लेशन सेक्शन 139 ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट है, उस पे पूरी प्रोविज़न दी गई है कि फॉर रिलीजियस पर्पसेस यू कैन कैरी ए ब्लेडेड आर्टिकल। और यहाँ जज की थोड़ी गलती है कि वो जजमेंट में पैराग्राफ 10 में दोबारा-दोबारा ये बोलता है कि नाइफ, ये नाइफ नहीं है, लेजिस्लेशन में ब्लेडेड आर्टिकल है। अगर आपने कृपान ने इसको कहा ना, तो ब्लेडेड आर्टिकल बोल दें, वो भी वाजिब है। लेकिन इट इज़ नॉट अ नाइफ। और व्हाट इज़ कवर्ड इज़ सिंपली अ ब्लेडेड नाइफ ऑफ अ सर्टेन लेंथ दैट इज़ फॉर रिलीजियस पर्पसेस। अब ये जो पेशकाब था, दैट वाज़ नॉट फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो इसलिए जो तो ही वाज़ स्ट्रेट अवे फॉलिंग आउटसाइड द लॉ एंड शुड नॉट हैव बीन कैरिंग इट। ये अच्छा हुआ आपने बिल्कुल इसकी वजाहत कर दी। साथ में एक बात और मैं यहाँ पे ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि जो सिख कम्युनिटी है ब्रिटेन में रहने वाली, उन्होंने सब ने बिल्कुल एक साथ इस पूरे वाक़े की मज़म्मत की है, निंदा की है इस पूरी हत्या की, मर्डर की, और जो विक्रम दिगवा है उसकी भी। कि पहली बात तो ये कृपान के हवाले से जैसे एक बात आई कि वो एक अलग से चाकू लेके चला था, जिसका उस कृपान से ताल्लुक़ नहीं है जो सिख लोग लेके चलते हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी किया उसने वो गलत किया, एक मुजरिम है, एक मुजरिम ने किया किसी के साथ में, उसका कम्युनिटी से क्या ताल्लुक़ है। और यही वजह है कि मैंने देखा कि पिछले दिनों में जो भी यहाँ पे सिख ओरिजिन के पार्लियामेंट में लोग हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी, उन्होंने बाकायदगी से पूरा एक बयान जारी किया, आपने देखा होगा, वो भी किया है। गुरुद्वारों में जो ये जो लड़का मरा है गोरा, हेनरी नोवाक, उसके लिए अखंड पाठ भी हो रहा है।
आप बताएं कि क्या क्या सिलसिला है, सिख कम्युनिटी ने किस तरह से लिया? नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए मैं जैसे शुरू में पहला किया बोला था ना कि ये बहुत शर्मनाक बात है कम्युनिटी के लिए। हमारे साथ ये आगे पहले कभी नहीं हुआ है ये। ये जो कृपान का जो सिलसिला है ना इस ये पंच ककार के साथ जो ये सिग्निफाई करता है कि इज सेल्फ रिस्ट्रेंट, डिग्निटी, सेल्फ रिस्ट्रेंट। और कृपान को सिर्फ आपने डिफेंस के लिए, अच्छी बातों के लिए नोबली इसको यूज करना है। औरतों पे हमला हो रहा है, लड़कियों पे और बच्चों के हो रहा है, उसलिए आपके लिए इट्स अ रिमाइंडर फॉर द टाइम्स व्हेन यू स्टूड फॉर जस्टिस। लेकिन गुस्से में और हमले के लिए तो बिल्कुल ये गैर कानूनी बात है। तो ये आपने जैसे फरमाया कि अब अखंड पाठ हो रहे हैं गुरुद्वारे में, स्पीचेस हो रही हैं, लेकिन इसकी जो 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 अपने अफसोस की बात यह है कि नॉट ओनली कि सिर्फ फार राइट इसको उठा रही है। अभी अभी की न्यूज़ है कि जो नेशनल सेक्युलर सोसाइटी है जो कि मज़हब को नहीं मानती है, जी यहाँ की जो नेशनल सेक्युलर सोसाइटी जिसका अपने स्लोगन ये है, सेपरेटिंग रिलीजन एंड द स्टेट फॉर ए फेयर सोसाइटी, उन्होंने अभी अभी ये अपने प्रोनाउंस किया है और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वी हैव कंसिस्टेंटली आर्ग्यूड that accommodating religious practices should not lead to exemptions for laws designed to protect public safety। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए जो छोटी जो सिखों की कृपान होती है वो भी एक नुकसान पहुंचा सकती है पब्लिक सेफ्टी को, जो कि एक्चुअली नहीं तो सही बात नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो लॉन्ग टर्म जो इसका असर हुआ है ना बहुत, अब हमें वो दोबारा जो कि पहले आज से 50-60 साल पहले हमने एग्जाम्पशन जो हमने ढूंढी थी हम सब को मिली थी। और देखिए आप भी जानते हैं जो अपने हमें जिस तरह के ब्रिटिश सोसाइटी में जो हमें हक है ना, और ये कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप देखिए बेस्ट एग्जांपल इसका ये, आप जाएं एयरपोर्ट पे, हीथ्रो एयरपोर्ट पे, जिस तरह यहाँ के जो आपके ऑफिशियल्स आपको तलाश करते हैं, ये कहीं नहीं होता है। एल्सवेयर और यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में आपको अब्यूज परेशानी होती है, ठीक है ना। तो ये जो ये इस तरह का ये गुडविल जो बना है ना अपने एथनिक माइनॉरिटी के साथ, इट हैज बीन पुट एट रिस्क। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क नाउ टू मतलब ये जो विक्रम दिग्वा ने जो ये काम किया है, ये जो मर्डर किया है इस गोरे लड़के का, 18 साल का लड़का हेनरी नोवाक, ये बहुत खतरनाक दिशा में ले जाता है पूरी राजनीति को। और दूसरी बात, आपने खुद ही इस बात को कंफर्म किया, मैंने सारी रिपोर्टें देखी हैं, तमाम सिखों ने, तमाम भारतीय मूल के लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर उस पूरे मर्डर को कंडेम किया है। और किसी भी तरह की कोई सपोर्ट तो है ही नहीं कम्युनिटी की तरफ से, जो मर्डरर्स हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं उनके साथ में। ये तो एक बात हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो होता ही है प्रोफेसर सतविंदर जस्ट, ये तो क्रिमिनल मामले हैं, कानून के मामले हैं, इसमें कम्युनिटी कहाँ से आ जाती है? मतलब ये कि किसी गोरे ने काले का कत्ल किया या काले ने गोरे का कत्ल किया, तो मतलब ये कि, और बहुत बार गोरे गोरों को कत्ल करते हैं, इंडियन इंडियन आपस में लड़ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रात दिन इस तरह की खबरें आती हैं। लेकिन ये मामला इतना सेंसिटिव क्यों हो गया? मतलब आज जो ब्रिटेन में रेस रिलेशंस हैं वो इस कदर नाजुक मकाम पे कैसे पहुंच गए कि एक मर्डर जो है उसमें लोग इमिग्रेशन भी ढूंढ रहे हैं, उसमें इमिग्रेंट्स के खिलाफ नारेबाजियां भी हो रही हैं, उसमें ये भी इस तरह के सजेशंस निकाले जा रहे हैं कि ये जो बाहर से लोग आए हैं, यानी चाहे वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और भी दूसरे मुल्कों से, इनकी वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, इनकी वजह से गोरों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। ये कैसे पहुंच गए हम यहाँ तक? जो हुआ है ना, अगर इसको सही तरह भी हैंडल किया जाता, जो फार राइट है ना, उन्होंने तो आवाज उठानी थी, उन्होंने तो बोलना ही था कि देखिए एक अंग्रेज लड़के को मारा गया है और एक एशिया लड़के ने मारा है, तो इमिग्रेशन को हमने जरूर अब कट डाउन करना है, ये सभी लोग बुरे हैं। पहले तो मुसलमानों को कहते थे, अब सिख भी हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिए। ये तो पहली बात है कि जो फार राइट है उन्होंने तो उठाना ही था। लेकिन जो अवाम, जो जनरल पब्लिक है, उन्होंने आवाज इसके साथ क्यों लगाई है? और उसकी वजह यह है क्योंकि पुलिस ने इस इतनी बुरी तरह इसको हैंडल किया है, इतनी बुरी तरह हैंडल किया है कि वो जो हुआ था ना, वो जो हादसा हुआ था, इट हैज बीन मैग्नीफाइड 100 टाइम्स। कि उसके बच्चों की उसकी चीखें निकल रही हैं, वो बोल रहा है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाइए, मैं और वो उनको मान नहीं रहे हैं। तो ये लड़के जो दो झूठ बोल रहे हैं, तो दिस हैज बीन एक्सेसिबेटेड इन अ बिग वे। ये उसकी वजह है। पिछले 2 साल में हमने आपने देखा कि इस मुल्क में
जो फार राइट के लोग हैं, जो अति दक्षिणपंथी हैं, जो इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते, जो इस मुल्क में उनको इस मुल्क से बाहर निकालना चाहते हैं, जो बार बार ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बाहर से लोग आ गए हैं, हमारी नौकरियां ले जा रहे हैं, जैसे अमेरिका में भी हो रहा है, यूरोप में बहुत जगहों पे इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। वो उनका जो एक्सप्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये ठीक बात है। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे फिर यहाँ पे एक बात तो ये समझना चाहता हूँ कि जब ये रैलीज निकाल रहे थे तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसमें कुछ हमारे एशियन ओरिजिन के लोग भी थे, जिसको हम लोग एशियन यहाँ पे कहते हैं। उसमें आमतौर पर मतलब होता है साउथ एशियन, मतलब ये कि आमतौर पर होता है इंडियन ओरिजिन के या पाकिस्तानी ओरिजिन के या बांग्लादेश के ओरिजिन के। और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे सरदार नौजवान थे, सिख नौजवान, पगड़ियों वाले। वो टॉमी रॉबिन्सन जो यहाँ इंग्लिश डिफेंस लीग चलाता है, जो फार राइट का बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा ख़तरनाक लीडर है जिसको लोग ये समझते हैं कि इसकी वजह से जो रेसिज्म है वो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी रैली में भी शामिल होते हैं। तो ये क्या कहानी है? देखिए, ये जो मामला है ना, जो हमारे समझदार कमेंटेटर्स हैं, अपने रविंदर सिंह जो अपने खालसा एड का काम करता है, सीरिया में भी, मुसलमानों के साथ भी, और भी अपने हिंदुस्तान में भी, उसने भी ये बोला है कि उसकी वजह ये है, ये लोग ये समझते हैं कि अगर टॉमी रॉबिन्सन इस वक्त एक एशियाई कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, तो हम इसके साथ लड़ जाते हैं, तो हम वी विल बी सेफ। और इस वक्त वो जो टारगेट कर रहा है वो मुसलमानों को कर रहा है, ठीक है ना? तो इनमें से कोई शक नहीं है कि कुछ माइनॉरिटी फ्रिंज एलिमेंट है सिखों में भी, जो ये सोचते हैं कि देखिए जी, कि हमारे साथ मुसलमानों के साथ टकरा रहा है, तो हम इसके साथ लड़ जाते हैं। वो भूल जाते हैं, मैं वक्त अब कम है, वो भूल जाते हैं कि जो रंजीत सिंह, महाराज रंजीत सिंह को इतना मानते हैं, उनकी जो बैकबोन थी ना, वो जो अपने फ़कीर ब्रदर्स थी, फ़कीर अपने इमामुद्दीन, अजीज़ुद्दीन और निरूद्दीन, वो जो गद्दारी हुई है उसके उसके राज में, वो मुसलमानों ने नहीं की। मुसलमान वो स्टॉलवर्ट टोटल सपोर्टर्स, और ये इस गलतफहमी में ना वो सपोर्ट करने शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि मुसलमानों के बाद वो टारगेट करेंगे सिखों को। और ऐसे ही हुआ है, ये जो नोवा का केस हुआ है, ऐसे ही हुआ है। वो जो अपने रिफॉर्म पार्टी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब ये सरदारों को जो कृपान का हक है, लेट अस रिमूव दैट। अब मैंने नेशनल सेक्युलर सोसाइटी का भी आपको बताया है, और भी आवाज़ें हैं। अब्यूज़ बना जा रहा है एमपीज़ की तरफ के, आप यू डोंट बिलोंग हियर, कि आपने हमारे लोगों को मारा है। मैं अब आपको एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ये हमें इसका ज़रूर ज़िक्र करना चाहिए, दोहराना चाहिए। एक आदमी हुआ है अपने परवेज़ साहब, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में था, पास्टर नीमोलर। आपने सुना भी है। देखिए, वो 1984 तक वो जिंदा था। तो वो पहले तो ये अपने जर्मन लूथरन प्रोटेस्टेंट आदमी था। तो पहले तो वो हिटलर को सपोर्ट करता था, 1920s 1930s में सपोर्ट कर रहा था। और वो सपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि हिटलर ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। यही जो लोग हैं ना अब अपने फार राइट के साथ जा रहे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि लो जी, जो इमिग्रेंट हैं, हम तो नहीं इमिग्रेंट हैं, ये इथियोपियन इमिग्रेंट हैं, ये जो बाहर से आते हैं वो इमिग्रेंट, हम नहीं इमिग्रेंट हैं। तो वो यही सोचते हैं, नेशनलिज्म और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। उसके बाद क्या हुआ, हिटलर ने धीरे धीरे उसने शुरू कर दिया कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस को भी उसको कंट्रोल में लेना। और पास्टर नी मुलर ने फिर उसके साथ उनके खिलाफ वो बोला। और उसका नतीजा ये हुआ कि हिटलर ने उनको 8 साल वास्ते उनको जेल के कॉन्सेंट्रेशन कैंप डाको में और सेक्शन होस्टल में उसको भेजा। जब 1945 में लिबरेशन हुई तो ही वाज रिलीज्ड। और उसने एक पोएम लिखा, फर्स्ट दे केम, फर्स्ट दे केम। और मैं इसको दोहराना चाहता हूँ, ये समझने की बात है कि जो भी लोग सोचते हैं कि अब तो हम तो ठीक है, ये मुसलमानों की बात है, ये उनकी बात है, हमारी बात नहीं। उसने ये बोला, उसने कहा कि पहले तो वो हो जो हिटलर वाले लोग थे, जो नार्सिस थे, पहले वो सोशलिस्ट के तरफ आए उनको मारने के लिए। तो मैं चुप रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था, मैं तो कम्युनिस्ट नहीं था। उसके बाद वो ट्रेड यूनियंस के पास है उनको मारने के लिए, मैं फिर चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियंस नहीं था। उसके बाद तीसरी दफा वो जूस के तरफ आए, यहूदियों को उन्होंने टारगेट किया, और मैं फिर चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फाइनली वो मेरे पास आए, मुझको मारने के लिए आए, और फिर कोई नहीं बचा था मेरे के लिए बोलने के लिए। और ये हाल होगा, या फार राइट के साथ ये हाल होगा
कि अगर आप चुप रहेंगे ना, आप बोलेंगे नहीं, तो धीरे-धीरे दे विल गो फॉर एवरीवन। अब इसके सबसे जो अच्छी मिसाल है वो ये है कि ये जो अमेरिका में हिंदू फाउंडेशन है, हिंदू फाउंडेशन जो कि ट्रंप को सपोर्ट कर रही थी, अब वही ट्रंप है जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ हो गया, एंड द हिंदू फाउंडेशन इज रिग्रेटिंग इट। दिस इज हैपनिंग देयर। वो ट्रंप को किसी का सका नहीं है। और यही बात यहाँ होगी, ये जो रिफॉर्म पार्टी वाले हैं, यही बात यहाँ होगी। देखिए, पहली बात तो कि हम तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं और उसमें यही चाहते हैं कि जो भी बातें हो रही हैं वो उनको यूं समझा जाए कि जो एशियन कम्युनिटी है, यानी मैंने फिर वही बात कहूँगा कि हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी ओरिजिन के जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको एक साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। ये बात है जो एक्टिविस्ट बार बार कह रहे हैं। ठीक बात है। और उसमें और जो दूसरी जो फार राइट पार्टियां हैं वो उसमें इस वक्त ये दरार डालना चाहती हैं कि इसमें अभी लड़ाई उनके खिलाफ नहीं है, अभी किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ है। लेकिन हम नहीं जानते कि वो कम्युनिटी कब बदल जाएगी। इसकी मिसालें अक्सर लोग पहले भी देते आए हैं कि पहले यहूदियों के खिलाफ था, फिर किसी और के खिलाफ था, लेकिन अल्टीमेटली जो भी माइनॉरिटी है किसी भी एक मुल्क में, उसके साथ एक अलग इश्यूज होते हैं। ज़रा सा मुझे यहाँ समझाइए कि यहाँ ब्रिटेन में आप एक अरसे से हैं, मैं भी कुछ अरसे से हूँ, देख रहा हूँ चीज़ों को। ये जो वाक़या हुआ है, ये मतलब इस समाज को किस हद तक बदल सकता है या किस हद तक फिर एक बार उसी रास्ते पे ला सकता है जो एक डाइवर्सिटी का रास्ता है, मल्टी कल्चरलिज्म का रास्ता है, प्लूरलिस्टिक रास्ता है, जिसमें सब लोग मिलजुल के एक साथ रहते हैं। यही जो आपने लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, यही जो लफ्ज़ है इनके लिए ज़हर है। इसको चेंज करना, ये डाइवर्सिटी को चेंज करना चाहते हैं, प्लूरलिज्म को चेंज करना चाहते हैं, ब्रॉड माइंडेडनेस को, टॉलरेंस को चेंज करना चाहते हैं। मुझे याद है जब मैं जब बैरिस्टर बना हूँ, तो मुझे ये सवाल पूछते थे कि आप अपनी पगड़ी के ऊपर विग जो है ना वो कैसे डोले रखेंगे। और आज देखिए, वो हमारी अपने जो हम चंद सरदार थे, हमारा ये फैसला था कि हम चिटा दस्तार पा के हम जाएंगे कोर्ट में। आज कोई नहीं पूछ रहा, कोई हमें हाई कोर्ट जज नहीं पूछ रहा ये आपकी दस्तार का कलर ये ठीक नहीं है, जा आप विग क्यों नहीं डाल रहे हैं। ये हमें जो गेन्स हुए हैं, हमने जो बेनिफिट्स हमें मिले हैं, हमने जो अपने अचीवमेंट्स की हैं थ्रू मल्टी कल्चरलिज्म, इन सभी चीज़ों को वो रिवर्स करना चाहते हैं। वो रिवर्स करना, वो क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं कि अपने डाइवर्सिटी में। और ये अपने अब देखिए ना, अपने जो अपने ईद होता है, जो अपने पब्लिक फेस्टिवल्स होती हैं, ईद के हॉलीडेज होते हैं, दीज आर ऑल थिंग्स जो दे वांट टू रिवर्स रिलीजियस डाइवर्सिटी के। तो एंड वो जो रिस्क है ना, दैट रिमेन्स। अब देखिए ट्रेड यूनियंस जो है उनमें से द मेजॉरिटी आर नाउ सेइंग कि दे आर गोइंग टू वोट फॉर रिफॉर्म। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि जो रिफॉर्म अगर आगे पावर में, तो जितने भी हमारे जो हक है, जो हमें हुकूक हमने मिले हैं ओवर द इयर्स, दे विल ऑल बी रिवर्स्ड। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये कहूँगा कि आपके साथ बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है, इसलिए कि आप ऐसी चीज़ों पर कुछ रोशनी डालते हैं जिनके बारे में हमें पहले से अंदाज़ा नहीं होता। प्रोफेसर सतविंदर जस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।